हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं साहिल सर द्वारा लिखा गया यह रेलवे का बुक है, रेलवे ग्रुप डी का है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो सिर्फ आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ही हमें हौसला मिलेगा और हम वीडियो बनाएंगे। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं, सेट 5 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था और तबीयत खराब हो जाने के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से जाने के बाद उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 का कुछ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक चुनाव में कुल 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। एक चुनाव हो रहा है, उसमें 5 लाख मतदाताओं ने क्या करता है कि भाग लेता है। एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। अवैध वोटों की प्रतिशत कितना है? तो यहां पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या कि वैध वोटों की संख्या कितना है। तो माना कि वैध वोटों की कुल संख्या बराबर x मान लीजिए। अब यहां से कह रहा है क्या कि 2,55,000 जो वोट मिला है वह कुल वैध वोटों का, तो कुल वैध वोट कितना हम लोग माने तो x माने हैं, तो कुल वैध वोटों का 60% है। तो 60% मतलब क्या, बटा में 100 बराबर 2,55,000 वोट। ये हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि इसको हम लोग काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी x बराबर हो जाएगा 4,25,000। 4,25,000 जो वोट है वह क्या है कि वैध वोटों की संख्या है। हम लोगों से पूछा है क्या कि अवैध वोटों की संख्या कितना है। तो देखिएगा यहां से कि अवैध वोटों की संख्या बराबर हो जाएगा, टोटल वोट कितना है तो 5 लाख है। 5 लाख में से सही तरीके से गिराया गया है 4,25,000। तो 5 लाख में से क्या करेंगे हम लोग कि 4,25,000 वोट घटा देंगे, तो जो बचेगा वह अवैध वोटों की संख्या बचेगा। तो 5 लाख में से 4,25,000 घटाइएगा तो 75,000 वोट बचेगा, जो कि अवैध तरीके से गिराया गया वोट। हम लोगों से पूछा है क्या कि अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहां पे 75,000 अवैध वोट है कितना में तो 5 लाख में, तो नीचे 5 लाख लिख लीजिए और गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 15 पचे 75, यानी 15% वोट जो था वह अवैध तरीके से गिराया गया था और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 17 तथा x प्लस y बराबर 1 है, तो पूछ रहा है कि x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर क्या होगा। ये चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। यहां पे समझिएगा कि आखिर हम x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें हम क्या रखें कि 17 आ जाए। तो सोचिएगा यहां पे कि अगर हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं और y का वैल्यू -1 रख देते हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज खुद क्या करना है कि सोचना है। अब यहां पे देखिएगा कि अगर यहां पे x का वैल्यू 2 रखे हैं तो यहां भी 2 रखना होगा, तो 2 के पावर देखिए 4 हो जाएगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा, एक प्लस कर दीजिए इसको, -1 y बराबर क्या -1 है, इसका पावर 4 बराबर 17 आना चाहिए। तो यहां पे देखिए 2 के पावर 4 कितना, तो 16 प्लस -1 के पावर 4 कीजिएगा तो पावर में क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए ये प्लस में आ जाएगा। तो 16 1 17 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो मान रखा गया है वह बिल्कुल सही है, यानी x बराबर 2 होगा ही और y बराबर -1 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि x बराबर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू
-1 का स्क्वायर -2 गुने x का मान 2 और y का मान -1। 2 के स्क्वायर कितना, तो 4 गुने -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4 एकम 4। देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में एक 4 हो जाएगा, तो 4 4 कितना, तो 8, यानी 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक ठोस गोले के 4 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि कटे हुए प्रत्येक छोटे भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का x गुना है, तब x का मान क्या होगा। यहां पे समझिएगा कि एक गोला है, जैसे एक गोला है, ठीक है, और गोला जो होता है वह माने के लिए जैसे गेंद है, एक फुटबॉल है ना। अब इसको क्या किया जाता है कि 4 बराबर भागों में काटा जाता है। अब सोचिए कि जो इसको काटिएगा तो कैसे काटिएगा, तो यह वृत्त तो नहीं है कि जो इस प्रकार काटेंगे। गोला जब भी कटेगा तो इस प्रकार कटेगा, इस प्रकार कटेगा। 4 भागों में काटिएगा तो इस प्रकार यह कटेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा जो कट रहा है वह 2 वृत्त में कट रहा है, जैसे एक ए वाला वृत्त हो गया और एक ए वाला वृत्त हो गया, 2 वृत्तों में कट रहा है। अब यहां पे देखिएगा कि गोला का जो यदि कटे हुए प्रत्येक छोटे भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का x गुना है। यहां पे देख समझिएगा कि ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है, 4πr² होता है। जबकि यहां पे जो कटा है तो 2 वृत्त में कटा है, तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, तो πr² होगा, πr²। और यहां पे देखिए कि 2 वृत्त है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो यह जो हो गया, यह दोनों कटे हुए जो भाग है उसका यहां पे क्षेत्रफल निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि ये जो निकला ये क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, किसका, तो गोला का। अब इसके बारे में बोल रहा है क्या कि 4 भागों में काटा जाता है यदि कटे हुए प्रत्येक छोटे भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह x गुना है। ये जो भाग है यह इसका x गुना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x से गुना कर देंगे तो दोनों भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग आसानी से x का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, तो देखिए यहां पे πr² से πr² कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 2mn, देखिएगा यहां पे कि sin a बराबर 2mn बटा में m² प्लस n² दिया गया है, तो अब पूछ रहा है क्या कि tan a बराबर क्या होगा, तो tan a बराबर क्या होगा ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहां पे समझिएगा कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin a बराबर होता है, यहां पे ही हम लोग डिनोट कर देते हैं इसको, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर हमको निकालना है, tan थीटा बराबर, तो इसका होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार होता है। तो यहां पे समझिएगा कि लंब बटा कर्ण है और यहां से आधार हमको निकालना होगा, तो लंब तो है ही, अगर आधार हम लोग निकाल लेते हैं तो tan a का वैल्यू निकल जाएगा। तो आधार कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए यहां पे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर यानी m² प्लस n² एक कर्ण हो गया, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो आधार को मान लीजिए क्या, b मान लेते हैं यानी बेस, ठीक है, तो b हो गया, तो आधार के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो 2mn इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो a² यानी m² का स्क्वायर प्लस n² का स्क्वायर
प्लस में 2m² n², और इसको हम इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं तो उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 यानी 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर n का स्क्वायर बराबर b² उधर रहने देते हैं। अब यहां पे देखिएगा कि इसको घटाइएगा तो m² का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस n² का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखिएगा कि -4m² n² में से 2m² n² घटाएंगे तो जो बचेगा वह माइनस में बचेगा कितना, 2m² n² बचेगा बराबर b²। अब यहां पे समझिए कि यह किसका सूत्र है, तो ये जो सूत्र है a² + b² - 2ab किसका सूत्र होता है, तो a - b के होल स्क्वायर का होता है, यानी a का वैल्यू कितना है m² माइनस b का वैल्यू है n², इसका होल स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर में क्या होता है कि पावर से पावर कट जाता है, समान रहता है तो, और बेस से बेस कट जाता है, तो पावर पावर समान था तो कट गया, यानी b बराबर यहां से निकल गया, यानी आधार निकल करके आ गया कितना, तो m² - n²। अब यहां से आसानी से आप लिख सकते हैं इसके लिए कि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है, तो 2mn है, अब बटा में आधार कितना, तो आधार निकल करके अभी आया है m² - n², और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं हम। इस प्रकार चित्र दिया गया है, इस प्रकार चित्र है A B C और A वाला O है, A वाला दे दिया है कितना 160 डिग्री दिया गया। बोला क्या कि दिए गए चित्र में यदि वृत्त का केंद्र O हो, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है O, और कोण AOC बराबर 160 डिग्री, कोण AOC बराबर 160 डिग्री दिया गया है, तो पूछ रहा है कि कोण ABC का मान क्या होगा, यानी कोण ABC बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कोण ABC, यानी इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा है कि क्या होगा। यहां पे समझिएगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे काल्पनिक रेखा खींच करके और इसको हम लोग यहां पे मिला देते हैं, तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि ये जो इसका वैल्यू जो होता है, ये वाला कोण का जो वैल्यू होता है, इसको आप d मान लीजिए, यानी कोण d का जो वैल्यू होगा वह आपका a वाला कोण का आधा होता है, यानी आप बोल सकते हैं कोण ADC, कोण ADC बराबर किसका आधा, तो कोण AOC का आधा, कोण AOC का क्या होगा कि ये आधा है, इसको आधा कर देंगे बात बराबर हो जाएगा, तो कोण ADC बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 160 डिग्री है, तो 160 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, कोण ADC बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, कोण ADC बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 80 डिग्री हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का दो कोण जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू जो होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग निकालते हैं कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना ही है, कोण ABC प्लस इसका वैल्यू कितना है तो 80 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखिएगा कि कोण ABC, कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटा दीजिएगा तो 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 60 कुर्सियों को बेचे जाने पर मिलने वाला लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि 60 कुर्सी जब बेचा जाता है तो उसको जो लाभ प्राप्त होता है 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। 77 कुर्सियों के बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाते हैं, यानी फ्री में उसको दिए जाते हैं, जाने पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा।
तो यहां पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 60 कुर्सियों को बेचने पर लाभ जो होता है 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर होता है। तो यहां से आप जानते हैं कि लाभ बराबर कैसे निकलता है। तो लाभ बराबर आप जानते होंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस, सोचिए कि जितना कुर्सी बेचा है उतना ही खरीदा होगा, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, है ना। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जैसा मानते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो 60 कुर्सी का सेलिंग प्राइस माइनस 60 कुर्सी का ही कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट क्या होता है, तो 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर होता है। यानी जो लाभ प्राप्त होगा वह 45 कुर्सी के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर प्राप्त होता है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 60 एसपी बराबर, देखिए माइनस में 60 सीपी है, उधर जाएगा तो प्लस में, इसको जोड़िएगा तो 105 सीपी हो जाएगा। इसको काटिएगा तो एक कर जाएगा आपका 7 से 15 से कटेगा, 15 चौके 60 और 15 सते 105, यानी 4 एसपी बराबर हो जाएगा 7 सीपी। आप कह सकते हैं कि 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर 7 कुर्सी का क्रय मूल्य होगा, या फिर 7 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा। अब यहां से दिया गया है कि 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाते हैं। इसका मतलब कि 77 कुर्सी जो है उसको क्या किया जाता है कि बेचा जाता है, और इसके साथ 21 कुर्सी और दिया जाता है, यानी उसके साथ साथ 21 कुर्सी और दिया जाता है। तो कुल कितना हो गया, कितना कुर्सी बेचा गया टोटल, यानी वो तो फ्री में दिया गया लेकिन बेचा गया कितना, तो 7 1 8 7 2 9 98 एसपी, 98 एसपी हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि अगर हम इसको इधर भेज देते हैं, यानी 7 उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, है ना। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 सीपी, यानी एक कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4/7 एसपी। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एसपी में निकालते हैं। सॉरी, यहां पे क्या कीजिए आप, यहां पे सीपी कर दीजिए, ये सीपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा 98 सीपी। तो यहां पे देखिएगा कि 1 सीपी यानी एक कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहां से हम लोग निकालते हैं तो 98 गुने ये हो जाएगा आपका 4/7 एसपी के बराबर हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे 14 सत्ते 98, 14 चौके 56, यानी 56 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब यहां देखिएगा कि 56 कुर्सी क्या किया गया, बेचा गया, इसके बराबर इसको लाभ होता है। तो लाभ कितना हो रहा है, तो 56 कुर्सी बेचने पर 21 कुर्सी के बराबर, यानी 56 कुर्सी बेचने पर 21 कुर्सी के बराबर लाभ होता है, और गुने में 100 करेंगे। तो यहां पे देखिएगा इसको काटेंगे तो 7 21 7 8 56, 4 से 4 दूनी 8, 4 से इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, 25 दिया 75, 75/2, 75 में 2 से भाग देंगे तो 37.5 होगा, यानी 37.5। तो किस प्रकार है, इसी प्रकार 37.5% का इसको क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि a + b बराबर 90 डिग्री, a + b बराबर 90 डिग्री, a बराबर 2b, a बराबर 2b। तो पूछ रहा है क्या कि sin 2b का मान क्या होगा, sin 2b बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि यहां से हम क्या करते हैं कि a बराबर 2b रख देते हैं। तो a के जगह पर हम अगर 2b रखेंगे तो हो जाएगा 2b + b बराबर 90 डिग्री, 2b और 1b 3b, 3b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 3 से इसको काटेंगे तो 30 × 90, यानी b का वैल्यू आ गया कितना, तो 30 डिग्री आ गया। ये डिग्री में है, देखिएगा 30 डिग्री। तो देखिए b का वैल्यू कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि साइन 2 गुने b का मान कितना रखेंगे, तो 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 30 दूनी 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा कि √3/2 होता है, और यही तो आपका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है
तथा उसकी भुजा ए बी बिंदु ए बी सी और डी से गुजरते हुए वृत्त का व्यास है। यदि कोण ए डी सी बराबर 130 डिग्री तब कोण बी ए सी का मान क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि एक चक्रीय चतुर्भुज है और वृत्त के अंदर है, तो एक वृत्त हो गया यह। अब यहां पे समझिए कि ए बी जो है वह वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास जो है क्या है, तो ए बी वृत्त का व्यास है। फिर बोला क्या कि ए बी सी और डी से गुजरने वाले वृत्त का व्यास है। अब यहां पे समझिएगा कि सी और डी, तो यहां पे एक सी है यहां पे, और यहां पे एक डी है, तब तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये सी हो जाएगा और यह डी हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है क्या कि यदि कोण ए डी सी बराबर 130 डिग्री, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, इसको क्या कीजिए, इसको डी कर दीजिए, उसको सी कर दीजिए, ए बी सी डी, इस प्रकार इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए, तब यहां से क्लियर होगा। कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 130 डिग्री है। तो देखिए कोण ए डी सी, ये कोण बराबर है 130 डिग्री है, ठीक है, यानी कोण ए डी सी बराबर 130 डिग्री दिया गया है। फिर यहां पे समझिए पूछ रहा है कि कोण बी ए सी का मान क्या होगा, यानी कोण बी ए सी का मान पूछा है, कोण बी ए सी का मान, यानी इसका मान पूछा है। तो यहां पे समझिएगा कि कोण बी ए सी, यानी इस कोण का मान पूछा है कि कितना होगा। कोण बी ए सी बराबर पूछा है कि क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज में ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण यहां पे, ये चाप पर का कोण, ये वाला जो होगा यह 90 डिग्री का कोण होता है, आपको रूल मालूम होगा। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री का कोण होता है, और यहां पे देखिएगा कि ए वाला जो कोण होगा आपका, ये वाला कोण, तो आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो दोनों कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पे समझिए कि 130 है, तो कितना होगा, 50 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे समझिए कि कोण सी का वैल्यू कितना है, तो 90 डिग्री है, बी का हो गया 50 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 180 में से घटा देते हैं, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अतः कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 में से घटा दीजिए इसको, कितना को, तो 9 5 14, यानी 140 डिग्री को। तो 180 में से 140 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 40 डिग्री बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क 100 दिनों में बनाई जाएगी, यानी टेंडर लिया जाता है कि 5 किलोमीटर सड़क जो है 100 दिन में बना देना है। उस पर 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.1/2 किलोमीटर सड़क पूरी हो गई। काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगी। तो यहां पे समझिएगा कि 280 आदमी तो इसमें काम पर लगा, और पता कब चला, तो 80 दिनों के बाद पता चलता है। इसका मतलब 80 दिन तक तो काम करता है, और इस 80 दिन में 280 आदमी जो है कितना काम कर पाता है, तो 3.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता है। तो 3.5 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 7/2, यानी वर्क जो होता है नीचे होता है, क्योंकि आप जानते होंगे सूत्र m1 गुने d1 गुने h1 बटा w1। तो यह LHS हो गया, और जो चीज पूछा जाता है राइट साइड में लिखते हैं हम लोग RHS में। तो बोला है क्या कि समय पर, यानी काम निर्धारित समय पर, तो निर्धारित समय कितना है, 100 दिन है। तो सोचिए कि 80 दिन खत्म हो गया, 100 दिन में से 80 दिन खत्म हो गया, तो बच गया कितना, तो 20 दिन ही बच गया। इसको 20 दिन में ही जो शेष काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट करवाना है। तो कितना और आदमी चाहिए, इसका मतलब 280 आदमी तो पहले से है, 280 आदमी पहले से है, और कितना आदमी और चाहिए, तो माना कि 100 आदमी और चाहिए, 100 आदमी और चाहिए।
तब शेष काम को खत्म हो जाएगा। तो शेष काम कितना, तो सोचिए कि 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर खत्म हो गया, तो 3/2 बच गया, यानी 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। दोनों बातें यहां से बराबर कर दीजिए इसको। अब इसको क्या करना है, तो काटना है। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटिएगा 7 चौके 28, यानी 40 बार में कट जाएगा। 20 से काटिएगा इसको, 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, 16 3 48, 8 दूनी 16 160, 160 में 3 से गुना कीजिएगा 480 हो जाएगा, बराबर 280 प्लस x। 280 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x बराबर हो जाएगा 480 में से 280 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 200, यानी 200 लोगों की और जरूरत होगी निर्धारित समय पर काम को खत्म करने के लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति मेज की दर से तथा 300 रुपए प्रति कुर्सी की दर से कुछ मेजें तथा कुर्सियां खरीदने में 8100 रुपए खर्च करता है। यदि अधिकतम संभवतः मेजें खरीदी गई हो तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेजों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि माना कि मेज x मेज खरीदा जाता है, या फिर मेज को m से कीजिए, m मेज खरीदा जाता है और कुर्सी को c से, यानी चेयर c कुर्सी खरीदा जाता है। तो सोचिए कि 1200 रुपए प्रति मेज, एक मेज का कीमत 1200 रुपया है, तो m मेज का कितना हो जाएगा, तो 1200 गुने m, यानी 1200 m हो जाएगा। और प्रत्येक कुर्सी का कीमत 300 रुपए है, यानी 300 रुपए प्रति कुर्सी है, तो c कुर्सी का कितना हो जाएगा, तो 300 गुने c हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रुपया इतना खर्चा होता है, लेकिन कुल खर्चा होता है 8100 रुपया, यानी टोटल खरीदारी में जो खर्च होता है वो 8100। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 300 कॉमन ले लेते हैं, तो 300 कॉमन लीजिएगा, इसमें बच जाएगा 3 चौके 12, यानी 4m प्लस c बराबर 8100। इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 27 3 81, यानी 4m प्लस c बराबर हो जाएगा 27। अब यहां पे देखिए कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहां पे हल करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि अधिकतम संभवतः मेजें खरीदी गई, तो सोचिए कि मेज जो है ना वह अधिकतम खरीदा गया, तो जितना अधिक से अधिक m का वैल्यू रखिएगा उतना ही कम से कम क्या होगा, c का वैल्यू होगा, यानी कुर्सी का वैल्यू होगा। तो यहां पे देखिएगा कि अधिकतम हम कितना रख सकते हैं, तो 7 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सोच के देखिए कि अगर 7 रखेंगे तो 7 चौके 28, अकेले 28 हो जाएगा, जबकि दोनों को जोड़ करके 27 लाना, तो 6 रख सकते हैं हम लोग। अगर 6 रखेंगे तो यह 6 चौके 24 हो जाएगा, और 24 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 3 होगा, यानी m का वैल्यू जो है 6 से अधिकतम हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 6 से ज्यादा रखिएगा तो गुना कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, और आधा अधूरा तो नहीं खरीदा जा सकता है, जब भी खरीदा जाएगा तो पूरा, यानी 6 को कुर्सी और 6 को मेज और 3 को कुर्सी खरीदा गया, तो 6 चौके 24 और प्लस 3 तब तो 27 आ जाएगा, है ना। तो इससे अधिक मेज नहीं खरीदा जा सकता है। तो यहां पे बोल रहा है क्या, तो बोला कुर्सियों की संख्या का मेजों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा, यानी c अनुपात m पूछा है हम लोगों से। तो c का वैल्यू कितना, तो 3, और m का वैल्यू कितना, तो 6 अनुपात में करता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1:2 के अनुपात में खरीदा गया था, और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y, ठीक है। तो पहली संख्या हो गया, यह दूसरी संख्या हो गया। बोला कि किसी संख्या का 0.6, तो कोई संख्या है इसका 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के क्या है, ये आपस में बराबर है, तो बराबर कर दीजिए यहां से। अब बोला है क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, यानी x अनुपात y का वैल्यू पूछा है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव हटाइएगा तो ये 10 हो जाएगा, इसमें से दशमलव हटाइएगा तो यह 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 पचे 10। इसको इधर ले आते हैं तो x बटा y बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी 2/5 तो पहले से है, 2/5 और गुने इसको भाग में बदलिएगा तो एक पलट जाएगा, यानी 3 बटा भाग में 3 हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना x बटा
y बराबर हो जाएगा 2/5 × 15। ठीक है, बटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज में, तो अनुपात में लिख सकते हैं, यानी x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2:15 और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन है कि यदि x y z तीन धनराशियां इस प्रकार की है कि एक ही अवधि के लिए, यानी समय एक ही समय के लिए एक जैसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी दर भी जो है एक के जैसा है, y x के साधारण ब्याज के बराबर, यानी y जो है ना x के साधारण ब्याज के बराबर है, तो सोचिएगा कि ये x के साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर आप जानते होंगे कि मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा में क्या होता है 100 होता है, यानी y जो है ना x के साधारण ब्याज के बराबर है इसके कहने के अनुसार, और z y के साधारण ब्याज के बराबर है, z जो है किसके, तो y के साधारण ब्याज के बराबर है, तो y गुने t गुने r बटा में 100 ये भी बराबर है। तो बोला कि तदनुसार निम्न में से क्या सही होगा, निम्नलिखित में से क्या सही होगा, तो यहां से देखिएगा इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं, समीकरण 1 भागे 2 से भाग क्यों देंगे, तो देखिए बाद में पता चलेगा। तो पहला में दूसरा से भाग देंगे तो यहां पे देखिएगा कि y बटा कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, एक में इससे भाग दीजिएगा दूसरा से तो y बटा z हो जाएगा बराबर, इसमें इसे भाग दीजिएगा तो x गुने t गुने r बटा 100, और इसको भाग दीजिएगा तो एक गुना में चेंज होगा पलट जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा बटा में y गुने t गुने r नीचे आ जाएगा। अब यहां से इसको काटिएगा 100 से 100 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल, r से r कैंसिल, ये बच जाएगा आपका y बटा z बराबर x बटा y। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर x में z से गुना करेंगे तो zx हो जाएगा या xz हो जाएगा xz। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, तो y स्क्वायर बराबर zx या xz, zx ही लिख लीजिए zx, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, पहली संख्या इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं, 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे समझिएगा कि छोटी संख्या इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2x मान लेते हैं या इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोला है क्या कि यदि छोटी संख्या के 20% में, छोटी संख्या कौन है 2x है, तो इसके 20% तो 20/100, तो छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, इसमें 20 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या जो होता है वह बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होता है, यानी बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होता है, तो ये चीज निकल गया यहां से। अब यहां से देखिएगा कि इसको काटेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x बटा में 10 प्लस 20 बराबर, ये हो जाएगा आपका 3x बटा में 10 प्लस 25। 20 को उधर ले जाके घटा देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो 4x बटा 10 माइनस 3x बटा 10 बराबर हो जाएगा, 20 घटेगा 25 में से तो 5 बचेगा। यहां देखिएगा कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा आपका 4x माइनस 3x बराबर 5, 4x में से 3x घटाएगा तो x बचेगा और 10 बचे 50, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 50 आ गया, x का वैल्यू 50 आ गया। हम लोगों से पूछा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए कि छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या तो यही है 2x है, तो 2 गुने x का मान कितना है, तो 50, 50 दूनी 100, यही आपका छोटी संख्या निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए अकेला काम करता है तो इसको 10 दिन लगता है, जबकि बी अकेला काम करता है तो इसको 12 दिन का समय लगता है, और सी अकेला काम करता है तो इसको 15 दिन का समय लगता है।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जब तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 60 हो जाएगा, इसे भाग देंगे, 60 क्या आया तो टोटल वर्क आया। एलसीएम जो होता है टोटल वर्क के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चौके 60। यह इसका एफिशिएंसी आ गया, यानी कार्य क्षमता आ गया। यानी ए का कार्य क्षमता क्या है, प्रतिदिन 6 काम करने का है, बी का कार्य क्षमता प्रतिदिन 5 काम करने का, और सी का कार्य क्षमता है प्रतिदिन 4 काम करने का। अब आगे देखिए कि आगे क्या कह रहा है। बोला तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 2 दिन के पश्चात यानी 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 2 दिन के बाद ना एक कार्य छोड़ा है, इसका मतलब तीनों जब काम शुरू किया था तो 2 दिन तक के काम किया होगा। यानी ए बी और सी 2 दिन तक के काम किया था, तो सोचे कि ए किया कितना 6 काम, बी किया 5 काम एक दिन में, और एक दिन में किया सी 4 काम, और 2 दिन तक के काम हुआ। तो यहाँ पे समझिएगा कि 6 5 11 4 15, 15 गुने 2 यानी एक दिन में 15 काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम तीनों मिलकर के करेगा, तो 30 काम कर दिया। जब 30 काम खत्म हो गया तो अब कौन छोड़ दिया, ए छोड़ करके चला जाता है, यानी 2 दिन के बाद ए छोड़ करके चला जाता है। तो शेष काम कितना बचा, तो यहीं पे हम घटा देते हैं, तो 60 में से 30 काम हो गया, तो जो शेष काम बचा हुआ 30 बचा, यानी शेष काम जो बचा हुआ 30 काम बच गया। अब फिर देखिएगा यहां पे, तथा बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब यहां पे समझिए, जब काम खत्म होने वाला था उसे 3 दिन पहले बी छोड़ देता है, और सी शेष कार्य को अकेले पूरा करता है। कुल कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा। अब यहां पे समझिएगा कि 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है, तो बी चला जाता है, यानी बी जो है काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला जाता है। लेकिन सोचिए कि जे सी गया है क्या, नहीं गया है। 2 दिन काम करने के बाद ए तो चला गया, और बच गया कौन, बी और सी। लेकिन बोल रहा है क्या कि जब काम खत्म होने वाला था उससे 3 दिन पहले ही बी छोड़ करके चला जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगले 3 दिन तक, यानी बी को छोड़ के जाने के बाद भी अगले 3 दिन तक सी अकेले काम करता रहा। आप पढ़ सकते हैं, यानी बी के गैर हाजिरी में क्या होता है कि सी 3 दिन तक के काम करता है, तो एक दिन में सी काम करेगा कितना काम, तो यहां पे देखिए कि 4 काम, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। और 12 काम किया होगा जब बी नहीं था और ए भी नहीं था, क्योंकि ए तो पहले चला गया था और बी जो है काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, तो उस समय सी कितना काम किया था, तो 12 काम किया था। अब सोचिए कि अब जो शेष काम बचा, अब पुनः शेष काम, यानी शेष में से शेष काम, तो 30 काम में से 12 काम घटा दीजिएगा, तो जो बचेगा वह कितना बचेगा, 18 काम। 18 कार्य जो शेष बचा, उस काम में 2 आदमी शामिल था। कौन कौन, तो बी भी उस समय था और सी भी था, ये तो पहले चला गया था। यानी बीच वाला समय में कौन कौन था, तो बी भी था और सी भी था, ये दोनों मिलकर के 18 काम किया होगा बीच के समय में। तो सोचिए कि बी और सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 4 9 काम, तो 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि 2 दिन तक के काम किया था, 2 दिन तक के बी और सी काम किया था। अब समझिएगा कि कार्य खत्म होने में कितना समय लगा, तो कुल समय बराबर देखिएगा यहां पे, कुल समय बराबर 2 दिन तीनों मिलकर के काम किया, तो 2 दिन, चलिए ये हो गया। 2 दिन तक बी और सी मिलकर के काम किया, तो ये भी 2 दिन। और सी जो है वह जब न ए था न बी था उस समय भी काम किया है अगले 3 दिन तक के। देखिए यहाँ पे 3 दिन जो है सी अकेला काम किया था, यानी बी छोड़ करके चला गया था उसके बाद भी, तो 3 दिन कौन किया, तो सी किया 3 दिन तक। यानी कुल काम खत्म होने में कितना समय लगा, तो 2 2 4 4 3 7 दिन, यानी 7 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ, और यही आपका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि राम तथा रहीम की औसत आयु 18 वर्ष है, रहीम तथा रमेश की औसत आयु 25 वर्ष है, राम तथा रमेश की औसत आयु 29 वर्ष है, तो तीनों में से सबसे बड़े की आयु कितना होगा। तो यहां पे समझिएगा कि राम और रहीम, राम है और रहीम है। अब यहां पे समझिए एक चीज कि राम और रहीम का औसत आयु 18 वर्ष है, तो औसत आयु मतलब क्या होता है, दोनों का बराबर ही है ना। तो कुल आयु अगर निकालिएगा, योग निकालिएगा, तो क्या करना होगा, योग बराबर होता है, आप जानते होंगे कि एवरेज इंटू नंबर। तो 2 आदमी है और एवरेज कितना 18 है, तो 18 दूनी 36,
यानी राम और रहीम के कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 36 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा कि रहीम तथा रमेश की औसत आयु 25 वर्ष। किसका किसका, तो रहीम और रमेश का, रहीम और रमेश का औसत आयु 25 वर्ष है, तो कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 वर्ष हो गया। राम तथा रमेश की औसत आयु 29 वर्ष है। राम और रमेश का, राम और रमेश का औसत आयु कितना है, तो 29 वर्ष है, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58 वर्ष हो जाएगा। यानी दोनों का कुल आयु का योग कितना हो गया, तो 58 वर्ष हो गया। बोला क्या कि तीनों में से सबसे बड़े की आयु कितनी है, तीनों में से सबसे बड़े का आयु पूछा है कि कितना वर्ष होगा। तो यहां पे समझिएगा कि ये तीनों को हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे देखिए 2 राम है, 2 रहीम है, 2 रमेश है, 2 कॉमन लीजिएगा तो राम हो जाएगा प्लस रहीम प्लस रमेश बराबर, इधर भी जोड़ लीजिए तो 8 6 14 के 4 5 5 10 7 3 13 1 14 144 हो गया। 2 से इसको काटिएगा, 2 7 14 2 दूनी 4, यानी राम प्लस रहीम प्लस रमेश बराबर कितना, तो 72 हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि हम लोग को क्या करना है कि राम का निकालना है, अगर राम का, तो यहां पे समझिए कि राम का आयु अगर निकालना है तो रहीम और रमेश का आयु यहां पे रख करके अगर हम घटा देते हैं तो राम का निकल जाएगा। जिसमें यहां पे देखिएगा कि रहीम और रमेश का आयु अगर हम रखते हैं 50 वर्ष, तो इसको इधर से घटा देते तो राम का निकल जाएगा। तो 50 72 में से 50 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 22 वर्ष बचेगा, यानी राम 22 वर्ष का है। उसी प्रकार यहाँ पे रहीम का अगर हम लोग निकालेंगे तो रहीम के निकालने के लिए क्या करना होगा, राम और रमेश के आयु को घटाना पड़ेगा। तो 58 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे रहीम का निकल जाएगा, रहीम का आयु निकल जाएगा। 58 इसमें से घटाइए तो 12 में से 8 घटेगा 4, ये बच जाएगा आपका 6 में से 5 घटेगा तो 1, 14 वर्ष, यानी रहीम जो है 14 वर्ष का है। इसके बाद देखिएगा कि रमेश का निकालना है, तो रमेश का जब निकालना है तो राम और रहीम दोनों का हमको घटाना पड़ेगा 36, ठीक है। तो रमेश हो जाएगा, रमेश का कितना हो जाएगा, तो 72 में से 36 घटा दीजिए तो 36 वर्ष हो जाएगा। तब देखिए तीनों में सबसे बड़ा कौन है, राम 22 वर्ष का है, रहीम 14 वर्ष का है और रमेश 36 वर्ष का है। तो सबसे बड़ा कौन है, रमेश है, यानी रमेश का आयु कितना हो गया 36 वर्ष। तो यहाँ पे बोला था कि सबसे बड़ा का आयु कितना है, तो 36 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। यहां पे समझिएगा कि 540 रुपए में एक वस्तु को बेचा जाता है और जितना उसको लाभ प्राप्त होता है 370 रुपया में बेचने पर जितना हानि प्राप्त होता है उसके बराबर है। इसका विक्रय मूल्य दे दिया गया है कितना, 910 रुपए। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहां पे देखिएगा कि ये भी सेलिंग प्राइस है पहला वस्तु का, यानी 540, और दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस है 370। पहला वस्तु पर जितना लाभ हुआ है ना उतना ही हानि हुआ है किस पर, तो दूसरे वस्तु पर हुआ है। फिर बोला क्या कि विक्रय मूल्य 910 रुपया, यानी पहला वस्तु और दूसरा वस्तु दोनों को मिलाकर के जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस वो 910 रुपए। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं कि दोनों का योग यहां से निकालेंगे तो दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग जो हो जाएगा 0 हो गया, 7 4 11 के 1, 5 3 8 1 9। तो देखिए यहाँ पे 910 रुपया उसका भी दोनों का विक्रय मूल्य निकला और इसका भी 910 रुपया विक्रय मूल्य निकला। अब वहां पे बोल रहा था क्या कि जब 540 रुपया में बेचा जाता है तो जितना लाभ होता है, जितना उसको लाभ होता है उतना ही इस पर बेचने पर हानि के बराबर होगा। तो माना कि क्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य मान लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर कितना, तो 100 रुपया। तो देखिएगा कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हानि बराबर होता है हानि बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो यहां पे समझिएगा कि लाभ बराबर हम लोग निकालते हैं तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है 540, ठीक है,
540 माइनस कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लीजिए। तो जितना इसको लाभ होता है उतना ही इस पर हानि होता है, दोनों बात बराबर है। तो हानि कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस x माने हैं, इसमें से सेलिंग प्राइस घटा देंगे यानी 370। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको इधर लाइएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, चाहे इसको हम इधर भेज देते हैं तो 2x हो जाएगा बराबर में, इसको इधर लाइए तो उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, जोड़ेंगे तो 0 यानी 910 हो जाएगा। 910 2 से इसको काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10 यानी x बराबर कितना हो गया, तो 455 हो गया। तो 455 रुपया, देखिए 455 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हुआ यानी क्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा कि लाभ प्रतिशत हम लोग को निकालना है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य यानी 910 माइनस 455। इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5, 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच जाएगा आपका 8, 8 में से 4 घटेगा 4 यानी 455। 455 कितना पर, तो 455 पर कितना पर लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है लाभ या हानि, गुने 100, इससे ही कैंसिल हो गया। तो 100% इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए तथा 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि 2 सब्जेक्ट है, एक है इतिहास और दूसरा है हिंदी, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री हो गया और ये हो गया हिंदी, ठीक है। तो इतिहास में 65% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हो जाता है यानी पास कर जाता है। तो यहां से देखिएगा कि 65% हिस्ट्री में क्या होता है, पास हो जाता है। फिर बोला है क्या कि 55% हिंदी में उत्तीर्ण होता है यानी पास करता है, 55% हिंदी में पास कर जाता है। जबकि इतिहास और हिंदी में दोनों में क्या करता है कि 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, यानी 5% क्या होता है, फेल हो जाता है। तो हम लोगों से पूछा है कि दोनों में कितना पास करता है, वो चीज निकालने के लिए। अब यहां देखिएगा कि ए भी पास, तो ए भी पास होना चाहिए। अगर पास नहीं होगा तो इसको पास करवाया जाएगा, क्योंकि जब तक यह पास, ये तीनों पास वाला नहीं रहेगा तब तक यह क्वेश्चन बनेगा नहीं जल्दी से। तो इसको देखिएगा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इतना चीज जो है ये वाला, ये अपने आप में 100% है, तो 100% में से 5% क्या हुआ कि फेल कर गया, तो पास कितना किया होगा, तो 95% पास किया होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा देना है, तो जो निकलेगा वह पास प्रतिशत निकलेगा। दोनों सब्जेक्ट में पास प्रतिशत जो निकलेगा वह कितना निकलेगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 65% प्लस 55%, इसमें से घटा देंगे कितना, तो 95%। 5 5 10 के 0, 6 5 11 1 12, 120% माइनस 95%। इसको घटाइएगा तो 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच जाएगा आपका 11 में से 9 घटेगा 2, यानी 25% विद्यार्थी जो है ये दोनों विषय में पास करते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लेता है। यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि एक पहिया है, ये साइकिल का पहिया है, ये साइकिल का एक पहिया। बोला क्या कि इसका व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। यहां पे देखिएगा कि d बराबर जो है 21 सेंटीमीटर है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2 होता है, यानी 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोला कि जो साइकिल चालक जो है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लेता है। अब यहां पे देखिएगा कि समय भी दे दिया है, समय बराबर 45 मिनट, चाल दे दिया है, चाल बराबर 16.5
5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि कुल कितना चक्कर लगाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि एक चक्कर बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास है ना। एक चक्कर बराबर क्या होगा, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, सॉरी व्यास बोल रहे हैं, परिधि, वृत्त की परिधि। क्योंकि एक चक्कर पूरा लगाएगा तो यह पूरा एक बार घूमेगा, और जब एक बार घूमेगा तो यह वृत्त का परिधि यानी यह जो पहिया का जो परिधि है वो निकलेगा, यानी 2πr। तो 2πr देखिएगा यहाँ पे 2 गुने 22/7 और गुने r का मान कितना, तो r का मान देखिएगा 21/2 है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक चक्कर का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 21, 22 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर क्या हो गया, एक चक्कर का इसका निकल करके आ गया। अब बोला क्या कि इसका यदि चाल कितना है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है, यानी कुल चक्करों की संख्या यहां से निकालते हैं। कुल चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में एक चक्कर द्वारा पूरा किया गया दूरी। तो यहां पे देखिएगा कि एक चक्कर यानी कुल दूरी बटा में एक चक्कर। अब कुल दूरी कैसे निकालेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो चाल गुने समय कीजिएगा तो चाल देखिए यहाँ पे 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको क्या करना है, हम लोग को सेंटीमीटर में ले जाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 5/18 से गुना करेंगे, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि इसमें क्या करना है कि मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर में हो गया। इसका देखिएगा यहाँ पे कि 45 मिनट है, यानी समय अब यहाँ पे रखेंगे तो 45 मिनट है, और मिनट को सेकेंड में बदलेंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना होगा, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से फिर गुना करना होगा। तो इतना कुल दूरी हो गया, बटा में एक चक्कर कितना है, तो 66 है, 66 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि दशमलव जब हटाइएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 10 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक 0। 6 से काटेंगे तो 6 18 यानी 30 बार में, सॉरी 6 एकम 6, 10 बार में क्या हो जाएगा, 6 से 60 कट जाएगा। इसका 6 से काटेंगे तो 6 18 3 बार में कट जाएगा। अब 3 से यहां पे देखिएगा इसको काटेंगे तो 15 45, ठीक है। अब 66 से इसको काटिएगा, 11 से यह कट जाएगा, 11 कम 11, 11 5 55, 11 6 66। 6 से इसको काटिएगा तो 3 से 3 5 15 और 3 दूनी 6, 2 से फिर इसको काटिएगा तो 2 5 10। अब कितना आ गया, तो 5 गुने 5 गुने 10 गुने 15 गुने 5 आ गया। अब इस सबको गुना कर दीजिए तो 50 25 25 5 125, 125 गुने 10 एक 0 आ जाएगा, यानी 1250 गुने 15। अब 15 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हासिल 3, 15 कम 15 3 18, यानी 18,750 चक्कर इसको लगाना होगा, और यही इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना प्रारंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। यदि ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या होगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहां से लेकर के और यहां तक का जो दूरी है वह कितना है, तो 12 किलोमीटर है। 2 बिंदु है और दोनों बिंदु के बीच का दूरी जो है वह 12 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। ए चलता है बी की ओर और बी चलता है ए की ओर। यहां पे देखिएगा कि दोनों जब मिलता है उस समय का समय होता है, मिलने का समय यहां पे लिख लीजिए, मिलने का समय बराबर 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, तो इसको बदलिएगा पूर्णांक में तो 1/15/60 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 कम 4 5/4 आप लिख सकते हैं, इतना घंटा। ये हो गया।
अब यहां पे देखिएगा कि ए की चाल कितना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी की चाल पूछ रहा है, ए की चाल दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी का चाल पूछ रहा है। तो यहां पे समझिएगा कि जब विपरीत दिशा में चाल होता है तो चाल जुड़ता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि समय बराबर समय कर देंगे। तो समय बराबर आप जानते होंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना है, 12 किलोमीटर है। दूरी जो है 12 किलोमीटर है। इसका चाल लिखेंगे तो चाल क्या होगा, ए का चाल प्लस बी का चाल, यानी दोनों का चाल आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत है, तो यहाँ पे दोनों का चाल जुड़ेगा। तो एक का 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का मान लीजिए बी ही मान लीजिए, बी का निकालना है तो बी मान लीजिए, बराबर कुल समय इतना लगता है दोनों को, जबकि लगता है कितना, 5/4। बात बराबर हो गया यहां से। अब यहां से क्रॉस गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 12 चौके 48 बराबर 5 चौके 20 प्लस 5 बी, 5 से दोनों में गुना करेंगे। अब देखिएगा कि 20 इधर घट जाएगा करके, तो ये हो जाएगा आपका 5b बराबर 28। 48 में से 20 घटाइएगा 28 हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा 28/5। 28 में 5 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 50 25 और 3 28/5, यानी 5.3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी का चाल निकल करके आ गया कितना, तो 5.3/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो p का मान क्या होगा। यहां पे देखिएगा कि 4 लगातार क्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 4 लगातार प्राकृत संख्या बराबर कौन हो जाएगा, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 है। अब बोला कि इसके गुणनफल में क्या किया जाता है, p जोड़ करके एक पूर्ण वर्ग बनाया जाता है इसके गुणनफल में। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 दूनी 24 से कम 24, गुणनफल क्या आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि 24 में हम कितना जोड़ दें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 24 में कितना जोड़ना होगा, तो आप कहिएगा कि 1 जोड़ना होगा, क्योंकि 25 जो है 24 के बाद 25 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 25 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए इसके गुणनफल में, यानी लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में कितना जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, तो 1 जोड़ने के बाद। तो बोल रहा था क्या कि p जोड़ा जाता है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी जोड़ा तो गया 1, तो p का मान कितना हो गया 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 से 23 के लिए आपको निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट या पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न स्रोतों में एक महीने के खर्च का विवरण, यानी एक महीना में जितना खर्च किया गया है उसका विवरण दिया गया। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा और उसमें दिख रहा होगा फूड पर यानी भोजन पर 45% खर्च किया गया है, रेंट पर यानी किराया पर 14%, क्लोथ पर यानी कपड़ा पर 11%, फ्यूल यानी ईंधन पर 9%, एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर 15%, और अदर जो है बाकी बात जो बच गया हुआ खर्च किया गया। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षा पर और किस पर, भोजन पर, शिक्षा और भोजन पर किया गया खर्च का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि खर्च कितना किया गया है, तो प्रतिशत में ही लिखिएगा, यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो टोटल का वैल्यू जो है 100% है। तो यहाँ पे देखिएगा शिक्षा पर कितना खर्च किया जाता है, तो एजुकेशन पर 15% खर्च किया जाता है, जबकि भोजन पर खर्च किया जाता है कितना, 45%। ये दोनों का अनुपात हम लोगों से पूछा है। तो आप जानते होंगे कि अनुपात में करता है, इसको काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 15 कम 15, 15 तिया 45, यानी 1:3 के अनुपात में आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। इसे बोला कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितना। तो देखिएगा कि ईंधन पर यानी फ्यूल पर कितना खर्च किया गया है, तो 9%। इसका बोल रहा है क्या कि ये किराए पर जो खर्च किया गया यानी रेंट पर, किराए पर जो खर्च किया गया हुआ कितना है, तो 14%।
यहां पे बोला कि ईंधन के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितना प्रतिशत। तो देखिए जिसके सापेक्ष बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, तो ईंधन के सापेक्ष किस पर, तो किराए पर, तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे इतना। अब बोला कि कितना प्रतिशत खर्च किया गया, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1400 बटा में 9। अब इसमें क्या कीजिए कि 1400 में 9 से भाग दीजिएगा, तो 9 एकम 9, कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 9 बचे 45, फिर कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, तो 50, 9 बचे 45, दशमलव, फिर 5 बचते रहेगा, यानी 5 आते रहेगा, तो इतना प्रतिशत तो लगभग में आपको दे देगा, एक बढ़ा करके लिखा जाता है, यानी 155.56 प्रतिशत, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपए है तो किराया और भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। तो यहां पे देखिएगा कि कुल आय जो है आमदनी वह 25,000 है, और जो आपको डाटा में दिया गया है, पाई चार्ट में दिया गया है, तो वृत्त का टोटल का जो वैल्यू होता है वह डिग्री में 360 डिग्री होता है, जबकि प्रतिशत में कितना होता है, तो 100% होता है। तो सोचिएगा कि 100% उसका क्या होगा, मासिक आय होगा, तो कमाता होगा वह 100%, लेकिन कमाता है कितना, तो 25,000 रुपए। यहां से दोनों बात क्या हो गया, तो बराबर हो गया। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% बराबर आ जाएगा 250। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 250 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे तो बोला कि किराया और भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ। तो देखिए किराया यानी रेंट पर 14%, और इसके बाद भोजन पर, तो भोजन पर 45%, तो ये दोनों यानी कुल खर्च पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 1 5, यानी 59%। तो देखिएगा यहाँ पे कि 1% बराबर 250 है, तो 59% बराबर कितना हो जाएगा, तो 59 गुने 250 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 9 5 45 के 5 हो जाएगा, और हासिल 4, 9 दूनी 18, 50 25 25 18, और हासिल वाला 4, तो 8 5 13 13 4 17 के 7 2 1 3 1 4 47 के 7 हो जाएगा। इसके बाद 5 दूनी 10 10 और 4 14, यानी 14,750 रुपया इसका खर्च हुआ, किस पर, तो किराया पर और भोजन पर, दोनों मिलाकर के कुल खर्च 14,750 रुपया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि tan इनवर्स √3 का मान क्या होगा, यानी इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा है। तो एक सूत्र आप लोग को याद हो, अगर याद नहीं है तो यहां पे देखिएगा कि इसका जो वैल्यू होता है, यानी tan इनवर्स इनटू होता है tan x बराबर x होता है, या फिर tan इनवर्स इनटू tan थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा होता है। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये चीज कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। तो 1/tan हो जाएगा, गुने इतना कीजिएगा तो tan से tan कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, तो x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसके लिए हम लोग लिखते हैं, इसके लिए x के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि tan कितना का मान इतना होता है, √3 जो होता है वह कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इतना होता है, क्योंकि यहां पे देखिएगा कि इससे ही कट जाएगा, तो थीटा बराबर यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स π/3, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 180 में 3 से भाग दीजिएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन में आपका आंसर हो सकता है, π/3 भी हो सकता है या फिर 60 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिग्री में पूछ रहा है, तो डिग्री में आपका 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 670 को रोमन नंबर में बदले, 670 को क्या करना है कि रोमन नंबर में बदलना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि रोमन नंबर में जब भी आपको बदलना हो, तो यदि कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे बदला जाता है, कैसे हम लिखेंगे कि गलती नहीं होगा, तो इसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप सीख सकते हैं। फिर कभी भी आपको रोमन अंक में लिखने में गलती नहीं होगा। तो जाकर के जरूर उस वीडियो को देखिएगा।
तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले ये चीज तोड़ने आना चाहिए कि आखिर हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20, इस प्रकार लिख सकते हैं। जब तक यह तोड़ने नहीं आएगा आपको तब तक ये आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए 500 का कोड क्या होता है, तो आप जानते हैं कि डी होता है। इसके बाद 100 का कोड क्या होता है, तो सी होता है। 50 का क्या होता है, तो एल होता है। 20 का क्या होता है, तो डबल एक्स होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि डी में क्या सी जुड़ता है कि नहीं, तो बिल्कुल जुड़ता है। यहाँ पे देखिएगा कि ए हो जाएगा आपका डी सी हो जाएगा। इसके बाद सी में सी के बाद एल को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये नियम होता है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद डबल एक्स को भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही हो गया आपका किसका वैल्यू, तो 670 का मान हो जाएगा DCl डबल एक्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी प्रकार का वीडियो लाते रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।